मात्रा बढ़ जाती है तो इसका मतलब क्या होता है कि अपनी बॉडी को क्या हो चुकी है, एलर्जी। तो मान लो अगर किसी को एलर्जी हो रखी है तो डिटेक्ट कराने के लिए कौन सा टेस्ट कराओगे, IgE का टेस्ट कराओगे। एलर्जी के बाद किसकी मात्रा ज़्यादा होती है, IgE की। तो एलर्जी हो रखी है तो इसका टेस्ट कराओगे तो IgE की मात्रा इसमें क्या आएगी, ज़्यादा। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, उस व्यक्ति को क्या हो रखी है, एलर्जी हो रही है। अब इसके लिए अलग अलग ट्रीटमेंट बता रखे हैं। जैसे ट्रीटमेंट के केस में अपने को ड्रग बता रखा है, नाम क्या दे रखा है, एंटी हिस्टामिन। ठीक है, क्या दे रखा है, एंटी हिस्टामिन। अगर किसी व्यक्ति को एलर्जी हो रखी है तो उसके लिए अपन कौन सा ड्रग देंगे, एंटी हिस्टामिन देंगे। इसके अलावा सेरोटोइड्स वगैरह भी दे रखे हैं, इसके बाद अब इसके अलावा तुमने क्या देखा कि जब भी अपने को एलर्जी होती है तो हमारा इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिवेट हो जाता है। उसके सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिल सकते हैं, सांस में तकलीफ होना या आंखों सांस होना और रनी नोज होना, ये सारी देखने को मिलते हैं। IgE की मात्रा बढ़ जाती है और ट्रीटमेंट के लिए क्या लेते हो, एंटी हिस्टामिन लेते हो। अच्छा, एलर्जी जिस कारक की वजह से होती है उसको एलर्जन कहा जाता है, ध्यान रखना। जो भी कारक होंगे, जैसे डस्ट हो गई, ठीक है, तो वो भी एक कारक है जिसकी वजह से एलर्जी होती है, तो वो क्या कहलाती है, एलर्जन। उसके अलावा परागकण भी हो सकता है, जैसे तुमने सुना था परागकण के अंदर गाजर घास जो कि वीट के साथ इंडिया में आया था, तो उससे क्या होती थी, एलर्जी। तो ये सारी बातें किसके द्वारा कराई जाती है, एलर्जन के द्वारा कराई जाती है। तो 4-5 पॉइंट से जो मेन याद रखते हैं। पहला कि अगर हमारा इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिवेट होगा तो उसकी वजह से क्या होगी, एलर्जी होगी। और कब हाइपर एक्टिवेट होता है, जब अपन किसके कांटेक्ट में आएंगे, एलर्जी होंगे। और जब भी ऐसा होगा तो क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, सांस को तकलीफ आएगी, आंसू आएंगे, रनी नोज होगी, और उस वक्त हमारी बॉडी के अंदर IgE की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। और ट्रीटमेंट के लिए क्या लेते हो, एंटी हिस्टामिन। अब इसी को पढ़ना फटाफट देंगे। हाँ, तो इसमें एलर्जी वाले में लिखा है कि आपके साथ बातें नहीं, आपके साथ कितनी बार ऐसा हुआ है कि आप किसी नई जगह गए और बिना किसी स्पष्ट कारण के चीखना, गड़गड़ाहट के साथ सांस लेना शुरू हो जाता है। जब उस जगह से लौट आते हैं तो आपके ये लक्षण गायब हो जाते हैं। हमसे कुछ लोग पर्यावरण के मौजूद कुछ कणों के प्रति संवेदनशील होते हैं, यानी हाइपर सेंसिटिव होते हैं, काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है। जैसे एक जगह से दूसरी जगह जाओगे तो हो सकता है वहाँ एनवायरनमेंट चेंज हो, डस्ट वगैरह चेंज हो, तो डस्ट के कारण अपनी बॉडी एक अलग तरीके से रिएक्ट करती है, उसी को एलर्जी बोलते हैं। अब उपयुक्त अभिक्रिया पराग माइट आदि के कारण एलर्जी होती है, ध्यान रखना है। जो परागकण हो गया, माइट यानी जो डस्ट कणस होते हैं ना, उनको बोला जाता है, ठीक है, जो भिन्न भिन्न जगहों पर भिन्न भिन्न हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। आगे क्या दे रखा, पर्यावरण में मौजूद कुछ प्रतिजनों के प्रति प्रतिरक्षा तंत्र के अतिरंजित अनुक्रिया, अतिरंजित यानी हाइपर एक्टिवेट हो जाना, ठीक है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, एलर्जी। अब ऐसे पदार्थ जिनके प्रति ऐसी प्रतिरक्षा अनुक्रिया होती है उसको क्या बोला जाता है, एलर्जन। भाई एलर्जी को क्या बोला, जब हाइपर एक्टिवेट हो जाता है तो उसको एलर्जी कहा जाता है। जिन कारणों की वजह से होता है उसे एलर्जी, ठीक है। और इनके प्रति बनने वाली प्रतिरक्षा IgE प्रकार होती है, ध्यान रखना इसको डिटेक्ट करने के लिए। एलर्जन के सामान्य उदाहरण दे रखे, धूल में चिचड़ी वगैरह हो गया, पराग हो गया, प्राणी लघुशल्क हो गया, डेंडर। प्राणी लघुशल्क का मतलब वो होता है ना, अपने बर्ड्स वगैरह के जो पंख होते हैं ना, उस पंख के जो बाल वगैरह होते हैं, अगर वो अपनी बॉडी में इनहेल हो जाते हैं तो फिर वो दिक्कत देता है, एलर्जी वगैरह की, ठीक है। उसके अलावा एलर्जी ये अनुक्रिया के लक्षणों में क्या आता है, छींकना हो गया, पनीली आँखें हो गई, बहती नाक हो गई, सांस लेने में कठिनाई हो गई, ये सारी देखने को मिलती है। अब एलर्जी मास्ट कोशिकाओं में हिस्टामिन और सेरोटोनिन जैसे रसायनों के निकलने के कारण होती है। अपने बॉडी के अंदर क्या पाई जाती है, कुछ कोशिकाएं पाई जाती है जिनको अपन बोलते हैं मास्ट सेल, ठीक है। और मास्ट सेल से दो केमिकल बता रहे, एक तो हिस्टामिन और दूसरा क्या है, सेरोटोनिन है, ठीक है। तो ये दो केमिकल निकलने की वजह से बेसिकली एलर्जी होती है। अब ये दो केमिकल क्या करते हैं, जैसे हिस्टामिन वगैरह हो गया या सेरोटोनिन हो गया, जैसे मान लो अपनी श्वास नली है, ठीक है। अब जिस भी व्यक्ति को एलर्जी होती है तो उसकी श्वास नली के अंदर क्या होती है, सूजन आना शुरू हो जाती है। और जब सूजन आना शुरू होगी तो ये जगह घट जाएगी। पहले एयर के लिए इतनी जगह थी पूरी, ठीक है, अब एयर फ्लो करने के लिए केवल इतनी सी जगह बची, तो सांस लेने में क्या होगी, यहाँ पे कठिनाई आएगी, तकलीफ आएगी। तो जब भी हिस्टामिन या सेरोटोनिन रिलीज होता है अपनी बॉडी के अंदर, और कौन रिलीज करता है, मास्ट सेल। ये मास्ट सेल जब उस जगह पे पाई जाती है जहाँ पे एलर्जी होने के चांस होते हैं, ठीक है। तो मान लो श्वास नली के अंदर मास्ट सेल है, मास्ट सेल क्या रिलीज करेंगे, हिस्टामिन और सेरोटोनिन। ये अपने जो श्वसन नली का परत है इसको क्या कर देगी, सकरा कर देगी, जिसकी वजह से अंदर जाने वाली एयर की क्वांटिटी में कमी आएगी। तो ये सारी चीज़ें देखी जाती है हिस्टामिन और सेरोटोनिन के कारण, तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है।
एलर्जी का कारण जानने के लिए रोगों को संभावित एलर्जनों की बहुत थोड़ी सी मात्रा टीके द्वारा दी जाती है। अब जैसे मान लो किसी को एलर्जी हो रही है तो उसको टेस्ट कैसे करेंगे, किस चीज़ की एलर्जी है। अब अलग अलग तरीके से हो सकती है, तुम जानते हो मिल्क वगैरह से भी होती है, कुछ कुछ डस्ट से भी होती है, पोलन ग्रेन से भी हो सकती है। तो वो एलर्जी किस से है बेसिकली वो पता लगाना है। तो उसके लिए क्या करते हैं, लैब के अंदर अपने पास अलग अलग एलर्जन लेते हैं, ठीक है। जैसे एलर्जन में तुम्हारा डस्ट हो गया, ठीक है, पोलन ग्रेन हो गया, ठीक है, और भी कुछ और हो सकते हैं जिससे भी हो सकती है। तो वो सारे के सारे जो एलर्जन होते हैं वो लैब के अंदर पड़े होते हैं। अब जैसे मान लो उसके कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं तो उस लक्षण के आधार पर डॉक्टर बताता है कि ये एलर्जी होने के चांस हो सकते हैं। मान लो 4 या 2 कोई कारण होता है जिसकी वजह से हो सकती है, तो उन चारों के टीके उसको लगाता है। टीके लगाते ही क्या होगा कि उसमें क्या क्या सिम्टम आ जाएंगे, आंखों सांस लेना शुरू हो जाएंगे, सांस लेने में तकलीफ हो जाएगी। अगर जिस भी चारों में से उसको ये हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, उस पर्टिकुलर चीज़ से उसको क्या हो रखी है, एलर्जी। मान लो अगर डस्ट से एलर्जी हो रखी है और पोलन ग्रेन और बाकी अदर दो भी किसी चारों पे टीके लगा दिए, तो इन 3 से टीके लगाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर जैसे डस्ट का टीका लगाओगे तो उस वक्त उस व्यक्ति की आंख में से आंसू निकलना शुरू हो जाएंगे, सांस लेने में तकलीफ हो जाएगी। तो ये सारी घटना किसकी वजह से हुई, डस्ट की वजह से। तो इसका मतलब इस व्यक्ति को किससे एलर्जी है, डस्ट से, ठीक है। तो इसे पता लगाते हैं। अब आगे, प्रतिहिस्टामिन और एड्रेनलिन और स्टेरॉइड जैसी औषधि का प्रयोग एलर्जी के लक्षण को ठीक करने के लिए करा जाता है, ध्यान रखना। एक तो एंटीहिस्टामिन हो गया, एड्रेनलिन हो गया और स्टेरॉइड्स हो गया। ये 3 तरीके के ड्रग होते हैं जो ये ठीक करने में मदद करते हैं, ठीक है। बाकी आगे ये सब नॉर्मल सी बातें दे रखी है, तुम पढ़ लेना, ठीक है। ये कंप्लीट है। मेन क्या था, एक तो एलर्जी की परिभाषा थी। एलर्जी किससे होती है, अपने एलर्जन के कारण होती है। एलर्जन के होने के बाद किसकी मात्रा बढ़ जाती है, आईजी की। तीसरा पॉइंट ये है, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट में क्या ध्यान में रखोगे, मास्ट सेल से हिस्टामिन और सेरोटोनिन निकलता है जिसकी वजह से एलर्जी होती है बेसिकली। और अगला पॉइंट क्या याद रखोगे, सिम्टम्स वगैरह हो गए और क्या हो गया, ट्रीटमेंट याद रखना है, स्टेरॉइड, एंटीहिस्टामिन वगैरह, बस। बाकी से फालतू नहीं है। अगला है ऑटोइम्यून सिस्टम, ठीक है। अगला लिखोगे ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। अभी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर क्या होता है, जिसको स्व प्रतिरक्षा बोलते हैं। अभी जो स्व प्रतिरक्षा होगा उसमें क्या होगा, मान लो कोई भी जेनेटिक रीजन हो गया, ठीक है, अनुवांशिक कारण हो गया, और या फिर अननोन रीजन है, अपने को नहीं पता है इसके बारे में अभी तक, ठीक है। तो कोई जेनेटिक रीजन या कोई अननोन रीजन है जिसके कारण हमारा बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है, हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो जाके क्या करता है, अपनी बॉडी के सेल्स को किल करना शुरू कर देता है। और जब ऐसा रोग होता है तो उसको क्या बोलते हो, स्व प्रतिरक्षा रोग। यानी हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम हमारे को बचाने की बजाय हमारे शरीर की कोशिकाओं को क्या कर रहा है, नष्ट कर रहा है। तो ये जो बीमारी होती है इसको क्या बोलते हो, स्व प्रतिरक्षा। और इसका एग्जांपल तुम्हारे को बता रखा है रिमोटॉइड आर्थराइटिस, ठीक है। तो रिमोटॉइड आर्थराइटिस बता रखा है तो तुम्हारे को याद रखना है। तो ये याद रखोगे कि किसी भी अनुवांशिक कारण या अज्ञात कारण की वजह से हमारे शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र हमारी शरीर की कोशिकाओं को नष्ट करना शुरू कर देता है। इस प्रकार के रोग को क्या बोलते हो, स्व प्रतिरक्षा रोग। उदाहरण याद रखोगे, रिमोटॉइड आर्थराइटिस। अब इसी के अंदर देखना क्या दे रखा है, उच्चतर कशेरुकियों में विकसित स्मृति आधारित उपार्जित प्रतिरक्षा अपनी कोशिकाओं और विजात कोशिकाओं यानी अपने खुद की और दूसरे की कोशिकाओं के बीच भेद करने की क्षमता रखती है। बात जानते हो, दोनों में डिफरेंशिएट कर सकती है। भेद कर सकने की इस क्षमता के आधार क्या है, ये हमें अभी तक पता नहीं चला। ध्यान रखना कि ऐसा क्या है इसके बाद जिसके आधार पे डिफरेंशिएट कर पाती है अपनी खुद की सेल्स को और दूसरों की सेल्स को, ठीक है। फिर भी इस बारे में 2 उप सिद्धांतों को समझना होगा। पहला, उच्चतर कशेरुकी विजातीय अणु और विजातीय जीवों को भी पहचान सकते हैं, ठीक है। अब जैसे अपनी बॉडी में आने वाले एंटीजन हो गए उसको भी डिटेक्ट कर सकता है, और अगर जीव आएगा तो उसको भी डिटेक्ट कर सकता है। प्रयोगात्मक प्रतिरक्षा विज्ञान इस संबंध में जानकारी देता है। और दूसरा, कभी कभी आनुवंशिक और अज्ञात कारणों से शरीर अपनी ही कोशिकाओं पर हमला कर देता है। इसके फलस्वरूप शरीर को क्षति पहुंचती है और ये स्व प्रतिरक्षा रोग कहलाता है, ठीक है। मेन पॉइंट यही है
कि आनुवांशिक और अज्ञात कारणों की वजह से प्रतिरक्षा तंत्र अपने शरीर की कोशिकाओं को नष्ट करता है, जिसको क्या बोलते हो, स्व प्रतिरक्षा रोग। और इसका एक उदाहरण क्या बोला गया, संधि होते हैं रिमेटॉइड अर्थराइटिस। और जानते ही उसमें क्या होता है, जो हमारे बोन्स या जॉइंट्स वगैरह होते हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो जॉइंट्स अगर डैमेज होना शुरू हो जाएंगे तो जितने भी जोड़ वगैरह वो कमज़ोर हो जाएंगे और हड्डी टूटने के चांस बढ़ जाएंगे। तो ये रिमेटॉइड अर्थराइटिस, ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। ठीक है, अब टीकाकरण और प्रतिरक्षीकरण देख लेते हैं क्या होता है। हाँ भाई, इधर ध्यान से सुनना। अभी टीकाकरण या प्रतिरक्षाकरण वैसे तो अपन ने कल बात करी थी सक्रिय और किसके अंदर, पैसिव के अंदर। एक बार आपको बता दो, सक्रिय जिसको हम एक्टिव बोलते हैं और ये होती है। तो याद हो, अगर कोई भी एंटीबॉडी बाहर से दी जा रही है तो अपना इम्यून सिस्टम एक्टिवेट नहीं हो रहा है तो उसको क्या बोला जाएगा, पैसिव यानी निष्क्रिय। और जिसको अपन बाहर से क्या दे रहे हैं, या तो आप क्या दोगे, एंटीजन दोगे। ठीक है, जिस भी डिजीज या जिस भी रोग का आपको मेमोरी सेल बनानी है तो उसका प्रतिजन दिया जाएगा, या फिर डेड सेल डाल दी जाएगी उसी जीव की। ठीक है, जैसे बैक्टीरिया है, या तो आप उसका एंटीजन निकाल के उसमें डाल दोगे जीव के अंदर, या उस डेड सेल को निकाल के डाल दोगे, या फिर आप इनएक्टिवेट पैथोजन को डालोगे। ठीक है, यानी पैथोजन जिंदा तो है पर उसका कोई प्रभाव अब नहीं हो पाएगा। तो ये तीन चीज़ें क्या करोगे, आप अपनी बॉडी के अंदर इंसर्ट करते हो। ठीक है, बाय इंजेक्शन। अब जैसे ही अपनी बॉडी के अंदर जाएंगे, ठीक है, एंटीजन गया या डेड सेल गया या फिर इनएक्टिवेट पैथोजन गया इंजेक्शन के माध्यम से, तो ये बॉडी में किस के थ्रू जाएंगे, ब्लड के माध्यम से। ब्लड में आ गए, ब्लड में जैसे इनका एंटीजन मिलता है, अब ये नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ध्यान रखना, ये अपन ने जानबूझ कर डाले ताकि अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो सके। ठीक है, ये अपन ये देख रहे हैं कि अगर फ्यूचर में कोई रोग होता है तो उससे कैसे बचाया जा सकता है, तो उसके लिए उसी पैथोजन का इंजेक्शन तैयार करके ब्लड में डाल दिया जाता है। जैसे ब्लड में डालोगे तो उसके एंटीजन ब्लड में आ जाएंगे, और ब्लड में जैसे एंटीजन आते हैं तो इम्यून सिस्टम जो होता है वो क्या हो जाता है, एक्टिवेट, सक्रिय हो जाता है। और इम्यून सिस्टम जैसे एक्टिवेट या सक्रिय होगा तो उसके फलस्वरूप क्या होगा, तुम्हारे को पता है, डेंड्रेटिक सेल आएगी पहले। ठीक है, और वो जो डेंड्रेटिक सेल होती है वो आगे जाके किसको एक्टिवेट करती है, टी लिम्फोसाइट को। ठीक है, और टी लिम्फोसाइट आगे जाके किसको एक्टिवेट करती है, बी लिम्फोसाइट को। टी लिम्फोसाइट बेसिकली तीन प्रकार की बताई थी कल, याद हो तो, एक आती थी साइटोटॉक्सिक, ठीक है, एक आती थी मेमोरी वाली और एक आती थी हेल्पर वाली। ठीक है, बी मिलती थी तुम्हारे कितने प्रकार की, दो, एक आती थी प्लाज्मा, ठीक है, और दूसरी वाली मेमोरी वाली। ठीक है, मेमोरी बी सेल्स। अब आगे सेल्स क्या करेंगे, जैसे मान लो तुमने कुछ भी डाल रखा है तो इन सबको नष्ट करने का काम और करेगी, एक तो साइटोटॉक्सिक टी सेल और दूसरी क्या काम करेगी, प्लाज्मा सेल। पर इससे फायदा क्या होगा कि जब भी ये प्रक्रिया वो संपन्न हुई होगी तो इस दौरान पे तुम्हारी क्या बन चुकी होगी, मेमोरी बी सेल और मेमोरी टी सेल्स। तो मेमोरी बी और मेमोरी टी सेल्स बन चुकी है। अब जब भी अगर कोई रोग अगर ये फ्यूचर में होगा तो उसको जल्दी से ठीक किया जा सकेगा। और ये जो पूरी प्रोसेस मैंने बताई है इसी पर तुम्हारा क्या आधारित होता है, वैक्सीनेशन आधारित होता है। तो वैक्सीनेशन जब भी कराओगे तो इस तरीके की प्रोसेस चलती है, उसमें ध्यान रखना। ठीक है, जैसे मान लो किसी को कोई पर्टिकुलर जैसे पोलियो का वायरस है, ठीक है, अब जैसे पोलियो की वैक्सीन वगैरह लगती है, हालांकि इसको ओरल ड्रॉप से भी देते ध्यान रखता। तो जैसे पोलियो की वैक्सीन लगेगी तो इसका जो वायरस होगा वो किस में एंटर कराएंगे, बॉडी में। और ये वायरस ध्यान रखना एक्टिवेटेड फॉर्म में नहीं होता है, एक्टिवेटेड करोगे तो उसको रोग हो जाएगा फिर। ठीक है, तो किसमें डालते हैं, इनएक्टिवेट पैथोजन में, डेड सेल में, या फिर एंटीजन के फॉर्म में। एंटीजन जानते हो ना, सरफेस पे जो प्रोटीन मिलता है उसको एंटीजन बोलते हैं। तो बॉडी में इंसर्ट कराओगे वही सारा मैकेनिज्म चलेगा, ब्लड के अंदर जाएगा, एंटीजन बनेंगे, आपका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा, डेंड्रेटिक सेल आएगा तो वो टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट को एक्टिवेट करने में मदद करेगा, और साथ में क्या बन जाएगी, मेमोरी और बी और मेमोरी टी। अब मान लो फ्यूचर के अंदर अभी इस जो प्रोसेस हुई है इसमें जो टाइम लगता है वो काफ़ी ज़्यादा लगता है। तो अगर इस व्यक्ति को वैक्सीन नहीं लगती तो इतने टाइम के अंदर हो सकता है कि पेशेंट की डेथ हो जाती। ठीक है, तो इसको बचाने के लिए पहले ही अपन ने क्या लगा दिया, पोलियो का वैक्सीन लगा दिया। तो वैक्सीन जैसे ही लगाओगे, अब सेकंड टाइम पे अगर मान लो पोलियो का वायरस आता है बॉडी के अंदर, ठीक है, और पोलियो का क्या आता है, वायरस आता है,
तो अब इतना टाइम लगेगा क्या? नहीं लगेगा, कम टाइम के अंदर ही क्या हो जाएगा, ट्रीट हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारी क्या बन सकती है, मेमोरी बी और मेमोरी टी। तो इसी में वैक्सीनेशन आधारित होता है और इसी को प्रतिरक्षाकरण भी बोलते हैं। इसको पढ़ लेते हैं। हाँ, तो प्रतिरक्षीकरण या टीकाकरण का सिद्धांत प्रतिरक्षा तंत्र की किसके पे ऊपर आधारित होता है? स्मृति के गुण पर आधारित होता है। तो ये लाइन हाईलाइट कर लेना, ध्यान रखना कि जो प्रतिरक्षाकरण होता है या टीकाकरण होता है वो किसके ऊपर आधारित है? मेमोरी के ऊपर आधारित होता है, स्मृति के ऊपर आधारित होता है। अब टीकाकरण में रोगजनक या निष्क्रिय रोगजनक की प्रतिजनी प्रोटीन को निर्मित शरीर के प्रवेश कराई जाती है। ये चीज़ बता रखा है, या तो रोगजनक को कराओगे और कौन सी अवस्था में, निष्क्रिय अवस्था में कराओगे, या प्रतिजन के रूप में करा सकते हो। तो इन प्रतिजनों के विरुद्ध शरीर में उत्पन्न प्रतिरक्षी वास्तविक संक्रमण के दौरान रोगजनक कारकों को निष्प्रभावी बना देती है। तो इसने क्या बोला कि आप ये सारे एंटीजन बॉडी के अंदर एंटर कराओगे और जब दोबारा वापस इसको रोग होगा एक्टिव मात्रा में, तो उस वक्त पे इतना टाइम नहीं लगेगा, जो मेमोरी बी सेल और मेमोरी टी सेल उसको निष्क्रिय कर देगी उस रोग के प्रभाव को। हाँ, टीका स्मृति बी और टी लिम्फोसाइट भी बनाते हैं, ठीक है। टीका स्मृति बी और टी लिम्फोसाइट को भी बनाते हैं, जो परिवर्तित प्रभावन यानी सबसिक्वेंट एक्सपोजर होने पर रोग को जल्दी ही पहचान लेती है और प्रतिरक्षियों को भारी मात्रा में उत्पादन कर हमलावर को हरा देती है। तो ये चीज़ बता रखा है कि जो बी और टी लिम्फोसाइट होती है मेमोरी वाली, तो बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होती है जब ये डिजीज सेकेंड टाइम पर होगा, और सेकेंड टाइम पर होगा तो इसको ठीक करने में टाइम अब कम लगेगा। और जो भी तुम्हारा हमलावर होगा, जैसे ये हमलावर वगैरह वायरस वगैरह हो गया, ठीक है, उसको बोल रहा है पैथोजन को, ठीक है, उसको हराने में मदद करेगा। तो आगे दे रखा है, अगर व्यक्ति किन्हीं ऐसे घातक रोगाणुओं से संक्रमित होता है जिसके लिए फौरन प्रतिरक्षों की आवश्यकता है, जैसे कि टेटनस में हो गया, तो प्रभावकारी निष्पादित प्रतिरक्षा या प्रति आविष्य एंटीटॉक्सिन जैसी चीज़ों के टीके की सीधे ही दिए जाना जरूरत है। सांप के काट जाने के मामले में भी रोगी को जो सुई लगाई जाती है उसमें सर्प जीविश वेनम विरुद्ध निष्पादित प्रतिरक्षी होते हैं। इस प्रकार की प्रतिरक्षीकरण निष्क्रिय प्रतिरक्षीकरण कहलाती है। ये जो तुमने देखी थी ये सक्रिय वाली थी, ध्यान रखना, ये होती है निष्क्रिय वाली, ठीक है। तो निष्क्रिय वाली के अंदर क्या होता है कि जैसे मान लो स्नेक बाइट हो गया, ठीक है, अगर मान लो किसी को सांप खा जाता है तो उस वक्त पे अपन इतना वेट नहीं करेंगे। मान लो किसी को पहले वैक्सीन लगा भी रखी है, ठीक है, एंटीवेनम डाल रखा है बॉडी के अंदर, उसकी इम्यूनिटी बन भी रखी है, फिर भी इसमें टाइम तो लगता ही है, भले कम लगेगा, पर अपने पास उतना टाइम भी नहीं होता स्नेक बाइट के वक्त पे। तो उसको बचाने के लिए डायरेक्ट बॉडी के अंदर क्या डालोगे, एंटीवेनम इंजेक्शन में लगाया जाएगा। एंटीवेनम इंजेक्शन में क्या होता है, जो भी वेनम होता है स्नेक का, उसके अगेंस्ट क्या होती है, एक एंटीबॉडी बनाई जाती है जो डायरेक्ट रेडीमेड बाहर से बनाई डालते हैं। तो उसमें टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता, बहुत कम टाइम के अंदर प्रोसेस हो जाती है। अगर अपन इस क्रिया का वेट करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये चीज़ होती है स्नेक बाइट में। और जितने भी प्रकार के स्नेक होते हैं ना, उन सबके वेनम्स को अभी तक डिटेक्ट किया जा चुका है और उसके आधार पे एंटी वेनम सबके अलग अलग लगते हैं। हाँ, पहले देखा जाता है वो, हालांकि पता तो लगता नहीं, पर वो कलर वगैरह बता देते, तो डॉक्टर को पता होता है कि कौन कौन से सांप होते हैं, उसके अगेंस्ट कौन कौन से एंटी वेनम होते हैं, ठीक है ना। तो ये दे रखा है। अब पुनर्योजन डीएनए तकनीक प्रौद्योगिकी से जीवाणु या खमीर में रोगजनक के प्रतिजनी पॉलीपेप्टाइड का उत्पादन होने लगा है। इस विधि से टीकों का बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है, इसलिए प्रतिरक्षीकरण हेतु उन टीकों की उपलब्धता खूब बड़ी मात्रा में होती है, जैसे खमीर से बनने वाला यकृत शोध बी टीका। तो हेपेटाइटिस बी का जो टीका होता है वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बनाया जा चुका है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी तुमने पढ़ चुके हो, ये बैक्टीरिया लिया या फिर कोई यीस्ट लिया, ठीक है, उसके अंदर अपन ने कोई पॉलीपेप्टाइड बनाने के लिए कोई डीएनए डाला था, ठीक है। अब कैसे डाला ये पूरी प्रोसेस तुम जानते हो। फिर ये कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद बहुत सारी कॉपी इसकी बन जाती है, फिर उस प्रोटीन को निकाल लेते हैं और मार्केट में वैक्सीन के रूप में बेचते हैं। जैसे एग्जाम्पल तुम्हारे बुक में बता रखा है, कौन सा, हेपेटाइटिस बी, ठीक है, यकृत शोध बी को ठीक करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो उदाहरण ध्यान रखना है इसका भाई, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बनाया गया टीका, ठीक है। तो ये टीकाकरण हो गया, प्रतिरक्षीकरण हो गया। अब शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र कैसे काम करता है वो देखते हैं, ठीक है।
इसमें लिखेंगे इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम जिसको बोल रखा है प्रतिरक्षा तंत्र। प्रतिरक्षा तंत्र। अभी जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है वो क्या होता है, ध्यान से देखना। अभी तुम जानते हो कि जो अपनी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी होती है, अपनी बॉडी के अंदर जो इम्यूनिटी होती है, उस इम्यूनिटी को डेवलप करने के लिए जो सिस्टम बनाया गया है, उस सिस्टम को क्या बोलते हो, प्रतिरक्षा तंत्र। तो बॉडी के अंदर जो इम्यूनिटी होती है, इसको डेवलप करने के लिए जो हमारी बॉडी में सिस्टम पाया जाता है, उसको क्या बोला जाता है, इम्यून सिस्टम कहा जाता है। अब इम्यून सिस्टम बेसिकली दो मेन ऑर्गन से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो दो जो मेन ऑर्गन है उन्हें अपन बोलते हैं लिम्फोइड ऑर्गन, ठीक है। तो किससे मिलकर बना होता है ये, लिम्फोइड ऑर्गन से मिलकर बना होता है। दूसरा क्या ऐसी बात अपन करते हैं, लिम्फोइड ऑर्गन क्या होता है, बॉडी की वो जगह जहाँ पर जाके एक्चुअली में जिस साइड पे बैक्टीरिया और डब्ल्यूबीसी के बीच में फाइट होती है, ठीक है, उस जगह को अपन क्या बोलते हैं, लिम्फोइड ऑर्गन बोला जाता है, ठीक है। दूसरा वाला आगे आएगा उसको बताऊंगा। अब जैसे तुमने देखा था कि लिम्फोइड ऑर्गन जैसे टॉन्सिल्स वगैरह हो गए, ठीक है, क्या हो गए, टॉन्सिल्स हो गए। उसके अलावा और भी जगह होती है जैसे थाइमस ग्लैंड वगैरह हो गई, तो उसकी बात अभी अपन करेंगे। पर अपन देखते हैं टॉन्सिल्स के अंदर होता है क्या। जैसे हमारा टॉन्सिल्स है अपनी बॉडी के अंदर, तो जहाँ पर भी टॉन्सिल हो रखा है, जैसे ये हमारा टॉन्सिल है, ठीक है, तो टॉन्सिल वाले जगह पे क्या होगा, जितने भी इन्फेक्शियस वाले एजेंट होते हैं वो सारे यहाँ पे पहुँचते हैं। जैसे हमारा बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, वो सारे यहाँ पे जाएंगे, ठीक है। और ये बैक्टीरिया वायरस यहाँ पे जाके क्या करते हैं, टॉक्सिन का प्रोडक्शन करते हैं। टॉक्सिन का जैसे ही प्रोडक्शन करेंगे, टॉन्सिल का साइज क्या हो जाता है, बड़ा, ठीक है। तो जब भी टॉन्सिल का साइज बड़ा होगा तो गले में जैसे तुमने देखा होगा कभी सूजन वगैरह आ जाती है, इन्फेक्शन वगैरह होता है, या फिर ये भी तुमने देखा होगा जब नॉर्मल इन्फेक्शन है, गले में कफ वगैरह होता है, तो वो डॉक्टर चेक करता है ना अंदर टॉट से, तो वो अंदर क्या होती है, दो अलग अलग जगह पे सूजन आ जाती है। तो अगर सूजन ज़्यादा आ रही है तो इसका मतलब क्या, उसको इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रखा है। और अगर सूजन नॉर्मल है तो इन्फेक्शन नहीं हो रखा है। तो सूजन किस वजह से आई, क्योंकि बैक्टीरिया और वायरस इस जगह पे पहुँचे होंगे, इनके बीच में फाइट हो रही होगी, तो जिसकी वजह से ये टॉक्सिन प्रोड्यूस करेंगे, और टॉक्सिन की वजह से इसमें स्वेलिंग या सूजन आ जाती है, तो इस वजह से टॉन्सिल का साइज बड़ा हो जाता है। तो इसके आधार पर डॉक्टर पता लगाता है इन्फेक्शन की कौन सी स्टेज है, फर्स्ट है, सेकंड है या लास्ट है। अब जैसे यहाँ पे इन्फेक्शन हुआ है तो कौन अटैक करने आएगा इसके ऊपर, डब्ल्यूबीसी। और डब्ल्यूबीसी में बात पता है तीन प्रकार की हो सकती है, नेचुरल किलर सेल हो गया, मैक्रोफेज हो गया, और कौन सी आती है, पीएमएनएफ, ठीक है। ये तीनों यहाँ पे अटैक करेगी, और अटैक करने के बाद इसके इफेक्ट को काउंटर इफेक्ट करेगी, ध्यान रखना। तो ये सारी बातें टॉन्सिल्स के अंदर होती है। तो ये किसका है, एग्जांपल है लिम्फोइड ऑर्गन का एग्जांपल है। अब इसके अलावा एक चीज और बता रही थी तुम्हारे बुक के अंदर, थाइमस ग्लैंड के बारे में, ये आगे अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब ये थाइमस ग्लैंड क्या करती है, इसको ध्यान से देखना। अभी बीच में टॉपिक और बाकी उसकी बात करते हैं, पर थाइमस ग्लैंड देखते हैं। थाइमस ग्लैंड जानते हो कहाँ पर मौजूद होती है, जो अपने स्टेरनम होती है, ठीक है, इसको अपन चेस्ट बोन बोलते थे, जिसके बारे में अपन पढ़ के आ चुके हैं। स्टेरनम हो गया, उसके पीछे और अपने हार्ट के ऊपर वाली जगह पे मौजूद होती है, ध्यान रखना, ठीक है। तो हार्ट के आगे लगभग एओर्टा के आसपास में, डोर्सल नाली के और स्टेरनम के बीच में, इन दोनों के यहाँ पे बीच में उपस्थित होती है, ठीक है। अब ये जो थाइमस ग्लैंड का जो साइज होता है, पहली बात तो काम क्या होता है, फंक्शन की बात करते हैं। अपने पास बॉडी में दो प्रकार की लिम्फोसाइट्स होती है जो इम्यून सिस्टम डेवलप करती है, एक तो बी वाली और दूसरी टी वाली। जो टी वाला होता है उसका डेवलपमेंट तो आपका किसके अंदर ही हो जाता है, बोन मेरो के अंदर ही हो जाता है, ध्यान रखना। बनती कहाँ पर है, लगभग बोन मेरो के अंदर ही बनती है, उसी के अंदर इसका डेवलपमेंट भी होगा, उसी के अंदर इसका मैचुरेशन भी हो जाता है। भाई लिम्फोसाइट का तरीका क्या है, एक तो निर्माण होना, और निर्माण होने के बाद उसको क्या होना होता है, परिपक्व होना होता है, मैच्योर, यानी अपना काम कर सके। तो टी लिम्फोसाइट बोन मेरो के अंदर ही बनती है और बोन मेरो के अंदर ही परिपक्व होती है, जबकि बी लिम्फोसाइट का कुछ अलग चलता है। बी लिम्फोसाइट के केस में अगर बात करें तो उस वक्त पे ये फॉर्म तो किसके अंदर होती है, बोन मेरो के अंदर, और अगर बात करें इसके परिपक्वन की, तो परिपक्वन जो होगा वो अपना किसके अंदर होता है, ध्यान रखना, थाइमस ग्लैंड के अंदर, किसके अंदर होता है, थाइमस। तो ये चीज तुम्हारे को याद रखनी है, इसका जो परिपक्वन होगा, मैचुरेशन होगा, किसको होता है, थाइमस ग्लैंड के अंदर होता है। अब थाइमस ग्लैंड के अंदर मैचुरेशन होता है, तो इसका मतलब क्या है कि जो अपनी इम्यूनिटी है उसको कंट्रोल कौन करता है, थाइमस ग्लैंड करता है। अगर थाइमस ग्लैंड का जो साइज होता है अगर ये लगातार छोटा होता जाए तो इसके द्वारा जो हार्मोन प्रोड्यूस होता है, जो हार्मोन कौन सा बताया था इसमें, बताओ।
थाइमस ग्लैंड के अंदर हार्मोन होता है, थाइमोसिन हार्मोन होता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये थाइमोसिन हार्मोन होता है जो उसके मैच्योरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ध्यान रखना। अब ये थाइमोसिन हार्मोन थाइमस ग्लैंड के द्वारा प्रोड्यूस होता है। अब अगर इसका साइज छोटा होता जाएगा, ध्यान रखना, ये भी बताया था कि एज के साइज इसका साइज क्या होता है, छोटा होता रहता है। तो हार्मोन की मात्रा भी क्या होती जाएगी, कम। और हार्मोन जब कम प्रोड्यूस होगा तो इसका मतलब क्या है, इसका मैच्योरेशन भी नहीं होगा। और मैच्योरेशन अगर नहीं होगा तो आपकी जो इम्यूनिटी है, प्रतिरक्षा है, वो भी क्या होती जाएगी, तो जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है प्रतिरक्षा भी क्या होती जाती है, कम। इसमें क्या समझ आ रहा है, थाइमस ग्लैंड से थाइमोसिन हार्मोन निकलता है, वो भी लिम्फोसाइट का परिपक्वन करती है। तो परिपक्वन करेगी तो वो मैच्योर हो जाएगी, और मैच्योर होने के बाद अपना काम करेगी। और मैंने बताया एज के साथ साथ इसका साइज घटता है तो हार्मोन की मात्रा भी घटती है, तो उसका मैच्योरेशन नहीं होगा। मैच्योरेशन नहीं होगा तो इम्यूनिटी प्रतिरक्षा भी। बी टी से कल बताया था, बी और टी लिम्फोसाइट थी, प्रतिरक्षा तंत्र के लिए फाइनल फाइट करती थी। तो बनने के बाद उनका काम करना भी तो जरूरी है। अब काम करने के लिए कौन सा हार्मोन चाहिए, थाइमोसिन, तभी काम कर पाएगी। और थाइमोसिन ही अगर नहीं बनेगा तो काम करेगी क्या, नहीं, तो प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाएगा। ये बताया बस, ठीक है। अब एक बार पढ़ लेते हैं इसमें क्या क्या है। तो इसमें कुछ ऑर्गन के नाम है, तुम्हारे को याद रखना है। हाँ, तो क्या बोल रहे हैं, मानव प्रतिरक्षा तंत्र में लसिका अंग या लिम्फोइड ऑर्गन होता है, पुस्तक होते हैं, कोशिका होती है और घुलनशील अणु होते हैं, जैसा कि प्रतिरक्षी शामिल है। जैसा कि आप पढ़ चुके हैं, प्रतिरक्षा तंत्र मायने में बेजोड़ है कि यह विजातीय प्रतिजनों की पहचान करता है, यानी बाहर से आने वाले जितने भी एंटीजन होते हैं उनकी पहचान कर सकता है, इनके प्रति अनुक्रिया करता है और इन्हें याद रखता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो जैसे कोई भी एंटीजन आता है तो पहले तो उसकी पहचान करेगा, पहचान करने के बाद किल करेगा और उसकी याददाश्त रखेगा कि फ्यूचर में अगर आता है तो उसको वापस जल्दी से किल किया जा सके। और अंग प्रतिरोपण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कल अंग प्रतिरोपण बताया था, याद हो तो, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में। आगे बता रखा है कि लसिका अंग ये वे अंग होते हैं जिनमें लसिकाणुओं की उत्पत्ति होती है और परिपक्वन होता है, ठीक है। तो लिम्फोइड ऑर्गन क्या है, ऐसी जगह जहाँ पे आपके लिम्फोसाइट्स जैसे बीओटी हो गए, इनका मैच्योरेशन होता है और इनका परिपक्वन होता है। उदाहरण बता रखा है अस्थि मज्जा, जिसको बोन मैरो बोला था, थाइमस ग्लैंड, ये सारे प्राथमिक लसिका अंग होते हैं, ध्यान रखना, जिनके अंदर अपरिपक्व लसिकाणु प्रतिजन संवेदनशील लसिकाणु में विभेदित होती है, ठीक है। तो लसिकाणु जो अपना होता है वो लिम्फोसाइट में देखा है भी दो प्रकार का, एक बी वाला और एक टी वाला, ठीक है। अब इनका फॉर्मेशन जहाँ पर होता है इसको प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन कहा जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। और इनका मैच्योरेशन करवाना है, परिपक्व कराना है। परिपक्व का मतलब सिंपल ये है कि पहले अगर जैसे मैं इसको स्टेज में छोड़ दूँ तो पैथोजन अगर आएगा ना तो ये उसको पहचान नहीं पाएगी, ना उसको मार पाएगी, ठीक है। और जैसे ही परिपक्व हो जाएगा तो अब अगर इसके सामने पैथोजन आता है तो ये उसको क्या कर सकती है, नष्ट कर सकती है, मार सकती है, ठीक है। ये होता है परिपक्व। तो यहाँ बोल रखा है अपरिपक्व लसिकाणु प्रतिजन संवेदनशील लसिकाणु में विभेदित होती है, ठीक है। परिपक्व के बाद लसिकाणु प्लिया, जैसे स्प्लीन हो गया, लसिका ग्रंथिल हो गया, टॉन्सिल हो गया और शुद्धांत्र के पेयर पैचेस, शुद्धांत्र यानी अपनी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसके अंदर एक ऑर्गन्स पाए जाते हैं जिसको क्या बोलते हैं, पेयर पैचेस बोलते हैं। और अपेंडिक्स, जैसे नाम सुना हुआ है तुम्हारे ये, ठीक है, जैसे द्वितीयक अंगों में चले जाते हैं, ठीक है। द्वितीयक लसिका अंग ऐसे स्थान होते हैं जहाँ लसिकाणु के प्रतिजन के साथ पारस्परिक क्रिया होती है और जो बाद में प्रचुर संख्या में उत्पन्न होकर प्रभावी कोशिका बन जाते हैं। तो लिम्फोइड ऑर्गन दो प्रकार के बता रखे हैं, पहला प्राइमरी वाला और दूसरा सेकेंडरी। प्राइमरी के अंदर क्या होता है, निर्माण होता है बी और टी लिम्फोसाइट का और उनका परिपक्वन होता है, जैसे कि दो बता रखे हैं, थाइमस ग्लैंड और दूसरा क्या था, अस्थि मज्जा बोन मैरो, ठीक है। तो इन दोनों के अंदर बी और टी बनती है और इनका परिपक्वन होता है। अब जहाँ पर जाके फाइट करेंगे उस जगह को अपन क्या बोला, द्वितीयक लसिकाभ अंग, ठीक है। तो याद रखना लसिकाभ अंग जिसको लिम्फोइड ऑर्गन बोल रहे हैं, ये दो प्रकार के हैं, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक के अंदर अगर बात करें तो क्या होता है, यहाँ पे बी और टी का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, ठीक है, और क्या होता है, मैच्योरेशन भी होता है। उदाहरण क्या बता रखे तुम्हारे को, बोन मैरो, ठीक है, और दूसरा क्या बता रखा है, थाइमस, ठीक है। और जहाँ पर जाके इस बी एंड टी लिम्फोसाइट की पैथोजन के साथ इंटरेक्शन होता है, यहाँ फाइट होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, द्वितीयक लसिकाभ अंग, जैसे कि टॉन्सिल्स बता रखे हैं, ठीक है। और भी इसके अंदर ऐसे
मानव शरीर में विभिन्न लसिका अंगों की स्थिति तुम्हारे को दिखा रही है, बॉडी के अंदर दिख रहा होगा तुम्हारे को, ठीक है। जहाँ जहाँ पर भी एरो दिखा रखे ना, ये तुम्हारे क्या हो रखे हैं, लिम्फोइड ऑर्गन्स हैं, ठीक है। अब अस्थि मज्जा एक मुख्य लसिका अंग होता है, जब लसिकाणु समेत सभी रुधिर कोशिकाएं उत्पन्न होती है, बात जानते हो। थाइमस एक लोब्ड अंग होता है जो हृदय के पास और ओस्ती के नीचे स्थित होता है, ध्यान रखना, ठीक है। जन्म के समय थाइमस का साइज काफ़ी क्या होता है, बड़ा होता है, लेकिन उम्र के साथ साथ इसका आकार क्या होता रहता है, छोटा। तो यौवन आरंभ आने पर यह बहुत छोटे आकार का रह जाता है। अस्थि मज्जा और थाइमस दोनों ही टी लिम्फोसाइट का परिवर्धन और परिपक्वन के लिए सूक्ष्म पर्यावरण मुहैया कराते हैं। यानी जो बी और टी लिम्फोसाइट यहाँ पर मैंने बताई, उसका जो मैचुरेशन होता है वो किसके द्वारा होता है, आपके बोन मेरो के द्वारा भी होता है, और दूसरा थाइमस ग्लैंड के द्वारा भी होता है, ठीक है। अब आगे प्लिया यानी स्प्लिन सेम के आकार का एक अंग होता है, ठीक है। प्लिया स्प्लिन के बारे में हम इस बात करते थे, याद होता है स्प्लिन क्या होता है, ध्यान से जो स्प्लिन या प्लिया होती है, इसको वो अब इसमें होता है कि स्प्लिन नॉर्मली इस तरीके का सर्कुलर शेप का दिखता है, ठीक है, स्फेरिकल शेप का। तो स्प्लिन की बात करें तो इसमें से क्या होती है, ब्लड वेसल पास करती है इस तरीके से, ठीक है। और इस ब्लड वेसल का साइज काफ़ी छोटा होता है, ध्यान रखना, ठीक है। अब ब्लड वेसल का साइज काफ़ी छोटा होता है, तो आरबीसी का जो लाइफ स्पैन होता है वो लगभग कितना होता है, 120 दिन का होता है, 120 दिन तक जीवित रहती है। और 120 दिन तक क्या होता है, आरबीसी का साइज क्या होता है, लगातार बढ़ता रहता है, ठीक है। और इसका जो साइज होता है वो नई आरबीसी के आकार के हिसाब से डिसाइड होता है, ध्यान रखना। स्प्लिन का जो साइज है वो नई आरबीसी के आकार पे डिसाइड होता है। तो आरबीसी जो 120 दिन वाली होगी उसका साइज क्या हो जाएगा, काफ़ी बड़ा, और बड़ा होते हैं यहाँ पे जैसे ही एंटर करता है तो यहाँ पे फंसना शुरू हो जाता है। जैसे यहाँ फंसेगा तो यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे कुछ कोशिकाएं होती है जो कि ये पहचान करती है कि कौन सी आरबीसी 120 दिन की हो चुकी है और कौन सी उससे कम नहीं की है। जो 120 दिन वाली होगी वो यहाँ फंसना शुरू हो जाएगी और उस पर जाके कोशिका अटैक करेगी और इस कोशिका को क्या कर देगी, नष्ट कर देगी। तो क्या होता है, 120 दिन के बाद ये स्प्लेन में जाते हैं, वहाँ पे आरबीसी को नष्ट किया जाता है, तो इसलिए इसको आरबीसी का कब्रिस्तान भी बोलते हैं, क्योंकि आरबीसी हमारी जाती है, ध्यान रखना, ठीक है। तो स्प्लेन होता है। हाँ, इसमें मुख्य रूप से लसिकाणु और भक्षाणु पाए जाते हैं, ध्यान रखना। भक्षाणु जैसे बताया ना, भी किल कर रहा है, भक्षाणु है। ये रुधिर में पैदा होने वाले सूक्ष्म जीवों को फंसाकर रुधिर निस्यंदन या फिल्टर के रूप में काम करता है, ठीक है। प्लिया में लाल रक्त कणिकाओं का बड़ा भंडार होता है, ये भी जानते हो, क्योंकि यहाँ बढ़ती भी और यहाँ पर बनती भी, ध्यान रखना। तो इस वजह से आरबीसी, ठीक है, किस पे वहाँ पर भी बनती है, पर वहाँ पे भी निर्माण किया जाता है, ध्यान रखना। अस्थि मज्जा के अंदर जितनी भी सेल दिख रहे हैं ना बॉडी के अंदर, आरबीसी हो गई, डब्ल्यूबीसी हो गई और प्लेटलेट हो गई, वो सब यहाँ बनती है, ठीक है। उसके अंदर बेसिकली ज़्यादा मात्रा में आरबीसी का नष्ट किया जाता है, पर आरबीसी यहाँ बन भी सकती है, ध्यान रखना। तो जब भी जैसे मान लो एक्सीडेंट वगैरह के अंदर ब्लड लॉस होता है, तो उस वक्त पे ब्लड की मात्रा चाहिए होती है, तो वो ब्लड की मात्रा कौन प्रोवाइड कराता है, स्प्लेन। तो अगर अपने ब्लड की कमी हो रही है तो टेम्परेरी कुछ टाइम के लिए ब्लड कौन दे सकता है अपने को, स्प्लेन दे सकता है, ये बात याद रखना, ठीक है। हाँ, तो आगे हाँ, प्लिया में लाल रक्त कणिकाओं का भंडार होता है। लसिका ग्रंथियाँ छोटी ठोस संरचनाएं होती हैं, ठीक है। लसिका ग्रंथि क्या होती है, लिम्फोइड ग्लैंड्स होती है। अपन ने लिम्फेटिक सिस्टम, हालांकि 11th में देखा था लिम्फेटिक सिस्टम वगैरह, देख लिया था शायद, है ना, लिम्फेटिक सिस्टम वगैरह, ये वो रुधिर वाले के अंदर, हाँ ना, एक रक्त वाला और एक लिम्फेटिक वाला। तो लिम्फेटिक वाले में तुमने क्या देखा था, ये लसिका ग्रंथि होती है, इस तरीके से जाती है और अलग अलग पार्ट्स में होती है, ठीक है। जैसे मान लो टिश्यू है अपना, तो ये टिश्यू है, इस टिश्यू के चारों तरफ ब्लड वेसल आई, ब्लड वेसल से यहाँ पे जो भी न्यूट्रिएंट निकलता है, जो भी प्लाज्मा निकलता था, वो इस जगह पे इकट्ठा होता था, ठीक है। और ये प्लाज्मा इस लसिका वाहिनी के मदद से आगे की तरफ जाएगा। अब ये लसिका वाहिनी आगे जाके वापस इसमें बोलते थे ब्लड वेसल में, ताकि जो मात्रा कमी हो चुकी है लिक्विड की वो वापस इसको दे सके। तो यहाँ पे तुमने देखा कि लिक्विड की मात्रा कम हुई थी, तो लिक्विड की मात्रा कम होती है, इस जगह पे इकट्ठी होती है वो लिक्विड की मात्रा, और जहाँ पर ये इकट्ठी होती है अपन इसको जो बोलते थे लसिका ग्रंथि। और इस लसिका ग्रंथि के अंदर ये भी बताया था कि क्या मिलती थी इसके अंदर, डब्ल्यूबीसी, ये सब 11th का ध्यान रखना। तो लसिका ग्रंथि थी, इसके अंदर क्या मिलती थी, डब्ल्यूबीसी। अब अगर मान लो ब्लड के माध्यम से कोई पैथोजन आया होगा तो पैथोजन इधर भी आएगा, और जब ये पैथोजन इधर आएगा तो उसको किल करने के लिए कौन बैठा है यहाँ पे, डब्ल्यूबीसी। तो यहाँ पे इसको इमीडिएटली अटैक करके नष्ट कर दिया जाता है। ठीक है।
जो सूक्ष्मजीव या दूसरे प्रतिजन लसिका या उत्तक तरल में आ जाते हैं तो लसिका ग्रंथि उन्हें क्या करा लेती है, फांस लेती है यानी फंसा लेती है। लसिका ग्रंथि में फंसे प्रतिजन वहाँ मौजूद लसिकाणु के सक्रियण और प्रतिरक्षा अनुक्रिया के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, तो कोई भी पैथोजन अगर लसिका ग्रंथि में फंसेगा तो उसके ऊपर WBC एक्ट करेगी, तो यानी प्रतिरक्षा तंत्र अनुक्रिया करेगा। आगे के देखा है जैसे प्रमुख पथ हो गए, श्वसन हो गया, पाचन हो गया, जनन मूत्र पथ हो गया, के अंदर एक लाइनिंग पाई जाती है लसिका उत्तक की, जिसको क्या बोलते हो, श्लेष्मा संबंध लसिका उत्तक। ठीक है, इसको लिम्फोइड टिश्यू बोलते हैं एक प्रकार का, इंग्लिश में माल्ट होगा ना। अब ये शरीर में कितना होता है, लगभग 50%। अभी तक का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो यही था, इसी को ध्यान में रखना, लगभग ध्यान रखना। ठीक है, तो इम्यून सिस्टम कंप्लीट होता है तुम्हारा, ये पूरी इम्यूनिटी अपन ने कंप्लीट कर ली। अपन ने ये देख लिया कि कोई भी डिजीज़ अगर अपनी बॉडी के अंदर होता है तो उसको रोकने के क्या क्या तरीके होते हैं, हमारा इम्यून सिस्टम कैसे काम करता है। तो ये पहला सेक्शन कंप्लीट होता है। सेकंड में अपन देखेंगे अब रोग कौन कौन से हैं। तो पहला वाला रीड्स वगैरह है, कुछ देखते हैं। पहला है अपने पास तो पहले तो इसकी फुल फॉर्म लिख लेते क्या है। डेफिशिएंसी हो गया और सिंड्रोम। ठीक है, अब ये होता क्या है ध्यान से देखना। ठीक है, तो एड्स का पूरा नाम क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, तो फुल फॉर्म याद होनी चाहिए। ठीक है, एक्वायर्ड का मतलब होता है उपार्जित। ठीक है, तो ऐसा रोग जो लाइफ स्पैन के द्वारा उपार्जित किया जाता है, ये जन्म से नहीं होता, ध्यान रखना। ठीक है, तो अनुवांशिक रोग नहीं है, ऐसा रोग है जो कि क्या किया जाता है, उपार्जित किया जाता है। और इसमें होता क्या है कि जो तुम्हारा प्रतिरक्षा तंत्र होगा जो भी प्रतिरक्षा तंत्र है, तो उस प्रतिरक्षा तंत्र में क्या हो जाएगा, तुम्हारा डैमेज हो जाएगा। ठीक है, तो प्रतिरक्षा तंत्र पूरी तरीके से क्या हो जाता है, डैमेज। और प्रतिरक्षा तंत्र पूरी तरीके से डैमेज होगा तो अलग अलग प्रकार के जो रोग होंगे, ठीक है, कैंसर हो गया या TB हो गया, निमोनिया हो गया, ये सारी बीमारियां होना शुरू हो जाएगी। और जब ये बीमारियां शुरू होंगी तो उन बीमारियों के अलग अलग लक्षण दिखेंगे, और उन लक्षणों से क्या दिखेंगे तुम्हारे को, समूह। तो लक्षणों का जो समूह होता है, लक्षणों का जो ग्रुप होता है, ठीक है, उनको अपन क्या बोलते हैं, सिंड्रोम। तो इसका मतलब समझ में आ गया, सिंड्रोम का क्या होता है, ऐसा रोग जो अपने जीवन काल के दौरान उपार्जित किया जाता है, जिसके कारण हमारा प्रतिरक्षा तंत्र नष्ट हो जाता है और उससे विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं। और उन रोगों के कारण विभिन्न प्रकार के लक्षणों के समूह अपनी बॉडी के अंदर डेवलप होते हैं, जिसको क्या बोलते हो, सिंड्रोम। तो ये इसका मतलब होता है पूरी फुल फॉर्म का। ठीक है, समझ में आ गया उपार्जित वगैरह क्या होता है या डैमेज करता है और सब होता है। तो तुमको ये पता चल गया कि हमारा जो इम्यून सिस्टम हो जाएगा वो क्या होगा, डैमेज होगा। तो एड्स के अंदर यही होता है कि इम्यून सिस्टम डैमेज हो जाएगा और जो छोटी मोटी बीमारियां वो होना शुरू हो जाएगी, जिससे क्या होगा, फाइनली डेथ होती है पेशेंट की। ठीक है, अब ये काम कैसे करता है, पहले तो इसका जो पैथोजन है उसका नाम बताओ क्या होता है, HIV होता है। ठीक है, तो जो रोग जनक होगा वो क्या होगा, इसका HIV। ठीक है, और इसका नाम भी क्या होता है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनो, ठीक है, इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, अब ये मत सोचना कि HIV इसकी फुल फॉर्म होनी चाहिए, ऐसा नहीं होता है। एस होती है, I होती है और B होता है। तो ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस यानी ऐसा वायरस जो कि मानव प्रतिरक्षा तंत्र के अंदर संक्रमण करके उसको खराब कर देता है, उसको अपन ये बोलते हैं HIV वायरस। और जैसे प्रतिरक्षा तंत्र खराब होगा तो विभिन्न प्रकार के रोग होंगे और उन लक्षणों के समूह दिखेंगे, जिसको सिंड्रोम बोला जाता है, और इस तरीके से इसका नाम बना। अब ये पैथोजन या रोगजनक की साइकिल वगैरह भी तुम्हारे को पढ़ने की किस तरीके से करता है। पहले तो HIV तुमने देख लिया कि HIV रोगजनक के कारण होता है। अब कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिनकी वजह से क्या हो सकता है, HIV इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो HIV इन्फेक्शन किस किस तरीके से हो सकता है, ये बातें तुम जानते हो। जैसे पहला तरीका तो ये बता रखा है कि जब ब्लड का ट्रांसफ्यूजन करते हैं, ठीक है, ब्लड का जब भी ट्रांसफ्यूजन करोगे यानी संक्रमित व्यक्ति से एक हेल्दी व्यक्ति के अंदर ब्लड का ट्रांसफ्यूजन कराया जाएगा जिसमें HIV का इन्फेक्शन हो रखा है और उससे नॉर्मल में करा रहे हो, तो नॉर्मल वाले को क्या हो जाएगा, HIV का इन्फेक्शन हो जाएगा। अब ब्लड का ट्रांसफ्यूजन करने के अलग अलग तरीके होते हैं।
जैसे इंजेक्शन हो गया, अगर दोबारा इस्तेमाल करा तो उसकी वजह से हो सकता है, या ब्लेड्स वगैरह हो गई, ठीक है, ब्लेड्स वगैरह हो गई, उनका तरीका हो गया। उसके अलावा क्या हो सकता है, अगर मान लो कहीं पे चोट वगैरह लगती है, उस जगह पे किसी का ड्रॉप वगैरह लग जाता है ब्लड का, तो वो हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर होती हैं, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, ठीक है, ठीक है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट हो गए। और क्या हो सकता है, सेक्सुअल ट्रांसमिशन से भी हो सकता है, ठीक है। तो जब भी सेक्सुअल कॉन्टेक्ट होता है तो उस वक्त पे भी क्या हो सकता है, HIV का इन्फेक्शन होने की संभावना रहती है। उसके अलावा ध्यान रखना कि मदर की बॉडी से फीटस के अंदर भी जा सकता है भ्रूण के थ्रू, किसके द्वारा जाता है, ये प्लेसेंटा के द्वारा। तो ये भी ध्यान होना चाहिए कि मदर से किसके अंदर जा सकता है, फीटस के अंदर, और किसके द्वारा जाएगा, प्लेसेंटा के द्वारा। अगर मदर को HIV हो रखा है तो उसके बच्चे के अंदर होने की भी संभावना रहती है, अगर उसका डिटेक्ट आपने नहीं करा। अगर डिटेक्ट कर लिया तो पहले रोका जा सकता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है, तो एक बार ध्यान रखना, इंजेक्शन के द्वारा हो गया, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के द्वारा हो गया, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के द्वारा हो गया, सेक्सुअल कॉन्टेक्ट के कारण हो गया, मदर से फीटस के द्वारा हो गया, ठीक है। तो ये सारे तरीके जिनके द्वारा आपका क्या हो सकता है, HIV का इन्फेक्शन हो सकता है। अब इनमें भी मेजर बताया गया, मेजर क्या क्या बताया गया, एक तो सेक्सुअल कॉन्टेक्ट के द्वारा हो गया, ठीक है, और एक इंजेक्शन वगैरह के माध्यम से हो गया, और मदर से फीटस वाला हो गया, ठीक है। ये 3 मेजर तरीके जिनसे सबसे ज़्यादा चांस होते हैं HIV इन्फेक्शन होने के, ये बोलूँगा। इसको बढ़ते हैं तक पहले। हाँ, तो एड्स शब्द उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता संलक्षण, जिसका पूरा नाम क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। एक्वायर्ड का मतलब उपार्जित, इम्यूनोडेफिशिएंसी का मतलब प्रतिरक्षा तंत्र को नष्ट करना, और उससे विभिन्न प्रकार के रोग होंगे तो विभिन्न प्रकार के लक्षण आएंगे जिनको सिंड्रोम बोलते हैं, ठीक है। इसका अर्थ है कि प्रतिरक्षा तंत्र की न्यूनता जो व्यक्ति को जीवन काल में उपार्जित होती है, और जो इस बात का संकेत है कि यह न्यूनता कोई जन्मजात रोग नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। कोई जन्मजात रोग नहीं है जो कि माता पिता से बच्चे के अंदर आता है, ठीक। कौन सा, माता पिता से, यानी DNA के माध्यम से, ठीक है। DNA के माध्यम से आता है तो उसको अनुवांशिक कहा जाता है, ध्यान रखना। ये DNA के माध्यम से थोड़ी ना है, ठीक है। ये तो मदर की बॉडी में HIV का वायरस था जो कि अब बच्चे के अंदर ट्रांसफ्यूज हो गया, ठीक है, ऐसा। एड्स का सबसे पहले केस जो आया था वो 1983 में पता चला था, जो लगभग पिछले 25 वर्षों में सारे विश्व के अंदर क्या हो चुका है, फैल चुका है, और इस रोग के लगभग 2,50,00,000 लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। तो याद रखना, 1981 के अंदर सबसे पहले पता चला था, 25 सालों के अंदर पूरी दुनिया में फैल गया, और फिर 2,50,00,000 लोगों की क्या हो चुकी है, इससे मृत्यु हो चुकी है। अभी HIV की साइकिल दे रही है, इसको अपन कल पढ़ेंगे, आगे देखते क्या इसमें। एड्स एक विषाणु रोग है जो मानव प्रतिरक्षा न्यूनता विषाणु HIV के द्वारा होता है, और HIV विषाणु के उस समूह से आता है जिसे पश्च विषाणु कहते हैं, ठीक है। ये भी मैं कल बताऊंगा, ध्यान रखना। HIV वायरस एक रेट्रो वायरस होता है जिसमें DNA से RNA बनता है, ठीक है। एक तो तुमने देखा है DNA से क्या बनता है, RNA, इसमें उल्टा चलता है, RNA से क्या बन सकता है, DNA बन सकता है, ठीक है। उसको पश्च विषाणु कहते हैं, जिनमें RNA जीनोम को ढकने वाला आवरण भी होता है, ध्यान रखना। आमतौर पर HIV का संक्रमण निम्नलिखित कारणों की वजह से होता है, जैसे संक्रमित व्यक्ति से यौन संपर्क रखने में, सदूषित रक्त का रुधिर उत्पादनों के आदान प्रदान करना, ठीक है। संक्रमित सुइयों का साझा प्रयोग से भी हो सकता है, बताया था, इंजेक्शन वगैरह, और इंट्रावेनस ड्रग का कुप्रयोग करने वाले मामले, जैसे ड्रग वगैरह के केस में वो इंजेक्शन वगैरह नहीं लगाते हैं ड्रग्स के लिए, अब वही अगर कोई दूसरा व्यक्ति लगा देगा, मान लो किसी को एड्स हो रखा है तो उसको भी हो जाएगा, ठीक है, ऐसा होता है। आगे, संक्रमित माँ से किसके द्वारा आ सकता है, अपरा के द्वारा बच्चे में आ सकता है, ये देखा था अपन ने। जिन लोगों को ये संक्रमण होने में बहुत ज़्यादा खतरा है वो कौन कौन से हैं, ऐसे व्यक्ति जिनका एक से अधिक क्या हो सकता है, मैथुन क्रिया यानी सेक्सुअल कॉन्टैक्ट हो सकता है। अब पहला ये बता रखा है। दूसरा, मादक द्रव्य व्यसनी, मादक द्रव्य व्यसनी यानी जो ड्रग्स वगैरह लगाते हैं इंजेक्शंस के माध्यम से, तो उनके द्वारा। तीसरा, कि ऐसे व्यक्ति जिन्हें बार बार क्या कराना होता है, ब्लड ट्रांसप्लांट वगैरह कराना होता है, ट्रांसफ्यूजन कराना होता है, उनके केस में भी होता है, ध्यान रखना। और संक्रमित माँ से बच्चे के अंदर, तो ये तुम्हारे को ध्यान में रखते हैं, बाकी कल देखेंगे इनको, क्योंकि आगे साइकिल है, इसमें टाइम लगेगा थोड़ा।